आज इस वर्तमान परिवेश में हम सब लोग व्यापार के विषय में चिंता करने के लिए बैठे हैं। अगर हम सब लोग ध्यान से उसकी विवेचना करें तो आप मान करके चले कि ऐसा विचित्र और विकट समय कभी नहीं। हम सब यहाँ अन्य प्रकार के लोग बैठे हैं। यहाँ पर बैठा एक व्यक्ति मुझे बताया जो ये कहे कि नहीं व्यापार ठीक चल, और ये परिस्थिति केवल वाशी की नहीं। मैं कल कोल्हापुर के अंदर मैंने वहां ये सवाल वहां के व्यापारियों से भी किया, लगभग 400 से 500 कोल्हापुर के व्यापारी थे। मैं 3 मीटिंगों में गया अलग अलग। इसमें एक मीटिंग सेंटर भाई ने रखाई थी खाद्य तेल वालों। मैंने तीनों मीटिंगों में जो अलग अलग प्रकार के लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि कौन अपने व्यापार से खुश है। एक आदमी खड़ा होकर आपको जानने के ताज्जुब होगा, व्यापार सबके चल रहे थे लेकिन मन से व्यापार किसी का नहीं चलता। और जब मन से व्यापार किसी का नहीं चलता है तो आपको समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम उतनी मेहनत कर रहे हैं, वही सुबह 10 बजे निकल जाते हैं, वही शाम को 7 बजे घर में घुसते हैं, और घर में घुसते घुसते भी उंगली पर गिनते रहते हैं। रात को सपने में भी उंगली गिनती है, और सुबह उठते तो दिमाग में रहता है यार आज किसका लेना, किसका माल जाएगा, किसका नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो वास्तव में हम व्यापारियों ने अपने जीवन को यांत्रिक जीवन बनाया। पहले जो लोग व्यापार करते थे, शरद भाई और जैसे पुराने लोग यहाँ बैठे, पहले वो व्यापार आनंद के साथ व्यापार भी करते थे, परिवार को भी। आज सही अर्थों में हम में से कितने लोग हैं जो परिवार को नहीं, हमारे पास समय ही नहीं। हमें ये नहीं पता कि हमारा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, क्योंकि व्यापार की आपाधापी से समय निकले तो हमें पता लगे ना कि हम घर में क्या कर रहे हैं, क्या जाते हैं, कौन आया और कौन गया। और ऐसे में जब कोरोना जैसी बीमारी आ जाए, और मैं धन्यवाद दूंगा गृह। मान लीजिए आप कोई मटेरियल बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल भी आता होगा, रॉ मटेरियल के साथ उसको कोई और मिलाने वाला भी आता होगा, फिर आपके उसकी प्रोसेसिंग होती होगी, फिर उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती होगी, फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है। तो रॉ मटेरियल से शुरू करके और डिलीवरी तक जितने भी लोग हैं, अगर वो मिलकर के कोऑपरेटिव बना रहे तो उस मटेरियल की लैंडिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और जितने पैसे का मुनाफा होगा वो पैसा जिसे जितना पैसा लगाया उसके रेशो में वो पैसा प्रॉफिट का बढ़ जाएगा। तो अब जो पहले हम सोचते थे कि मेरा अकेले का व्यापार बढ़ना चाहिए, मेरी एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो, अब एक्सक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगी, अब इंक्लूसिव और कंक्लूसिव ग्रोथ। और जो लोग ऐसा कोऑपरेटिव बनाएंगे सरकार उनको भी मदद देगी। तो कोऑपरेटिव के को हमें कहीं ना कहीं अध्ययन करना चाहिए और संभावनाएं तलाशनी चाहिए। और ग्रोमा जैसी तो जितने मेंबर है उसको बनाते 50-50, 100 के कोऑपरेटिव, आपको आगे चलकर उसको लाभ होगा। तो आने वाले व्यापार अगर कोरोना से कोई रोड छाती पीटने से कुछ नहीं होने वाला, कोई आपके घर पर आकर के पैसे आपको देगा नहीं। तो व्यापार करने के कौन से नए तौर तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम बाजार में खड़े रहें और हमारा व्यापार अमेज़न और फ्लिपकार्ट ना ले जाए। तो उसके लिए हमें आज अपने तैयारी करनी होगी, हमें अपने व्यापार करने के तौर तरीकों को बदलना होगा। ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। हमारी B2B में मुझे नहीं पता कितनी जरूरत है, लेकिन हमारी दुकान का फेशियल कैसा हो ये हमें तय करना। हमारी मार्केट की पोजीशन क्या है। अगर मान लीजिए आपकी मार्केट में कॉर्पोरेशन का सफाई वाला नहीं आता तो आप अपना सफाई वाला रखो। जब तक मार्केट साफ नहीं होगी यहां पर कोई नहीं है। अगर मान लीजिए मैं कंज्यूमर हूं, मैं कौन सी जगह जाना पसंद करूंगा? उस जगह पर जहां पर जाती मेरी गाड़ी रहती है।
मुझे पार्किंग के लिए धक्का लगाने पड़ेगी। मैं जिस दुकान में जाऊं उस दुकान में एसी लगा हुआ हूं और मेरे जाते ही दुकानदार अलर्ट होकर के मेरे से बात करेंगे। अगर हम सब कंज्यूमर के रूप में देखें तो ऐसे ही है ना, अगर आप घुसे और कहीं से बात नहीं करी और छोड़ दिया यार ये तो अपनी अकल में मरेगा, ये करते हैं। फिर देखते कि इसके बाद डिस्प्ले क्या है, कितने सामान ये दिखा सकता है, इसको तो वैरायटी तो आप उसको छोड़ के चलते हो। ये आप कंज्यूमर की तरीके से करते हो, लेकिन जब कंज्यूमर अगर आपकी दुकान पर आता है तो देखो। दूसरा, आपके व्यापार में लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है। हम सब लोगों को विचार करना चाहिए, उसके लिए हम एक सेमिनार बुलाएं कि लॉजिस्टिक को हम आधुनिक लॉजिस्टिक कैसे कर सकते हैं और अपनी लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं। ये जो बड़ी कंपनियां हैं ये लॉजिस्टिक पर जीतती है, हमें इनका मुकाबला करना। तो लॉजिस्टिक के ऊपर निश्चित रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। समय रहते हम उसका अध्ययन करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम बड़ी कंपनियों के सामने खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा एक विषय जो आपका पेंडिंग है वो ब्रांडेड और अनब्रांडेड का जीएसटी का पेंडिंग है। उस विषय पर वित्त मंत्री के साथ मेरी काफी बातचीत हो गई है, कुछ सहमति बन गई है, लेकिन ये कोरोना से पहले की और अभी जीएसटी काउंसिल की जितनी भी मीटिंग हो रही है उसमें अभी जो रेट आए बढ़े हैं, देखो अदरवाइज अभी रेट बढ़े थे और ये रेट भी नहीं बढ़ाए, तो इन्वर्टेड ड्यूटी का जो लाभ था उसको खत्म किया। तो मेरे को विश्वास है कि जिस दिन भी जीएसटी काउंसिल के रेट की बात आएगी तो ये जो अंतर है ब्रांडेड और अनब्रांडेड का ये खत्म, और सरकार टैक्स छोड़ेगी नहीं, इसलिए ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो सबके ऊपर 5% है। ये मैं आपको भी बता दूं, ये ना कहे कि इसको टैक्स एग्जेम्प्टेड कर दो। जो ईमानदारी की बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो देखिए मैं आपसे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा, अभी आपकी 4 ताली मिल जाएगी, लेकिन जब ये होगा तब आप कहोगे यार सरकारों के खड़े हो जाते हैं, तो हमारे तो 3% है, हम 5% में क्यों जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें जो बड़ी एपीएमसी है, आपकी मंडी बड़ी है, बेंगलोर की मंडी बड़ी है, ऊंझा की मंडी बड़ी है, गाजा और शहर की बड़ी, कम से कम आप बड़ी मंडी वाले आपस में बात तो कर लो। अगर देश में 10-12 बड़ी मंडी आपस में बात कर ले तो मैं आपको वचन देता हूँ कि पूरे देश भर के अंदर मंडी का टैक्स जो है तो एक सवाल हो जाएगा, कहीं पर कोई डिस्पैरिटी नहीं है। इस बारे में पहल गीत भाई आपको भी और शर्मा भाई आपको भी दोनों को करनी है। जहाँ तक लेबर लॉ वाला बात है उस बात से मैं सहमत हूँ, पूरे देश में लेबर लॉ एक जैसा होना चाहिए। कहीं पर अगाड़ी, कहीं पर मगाड़ी, कहीं पर अनाड़ी, कहीं खिलाड़ी, ये जो व्यवस्था ये खराब है। तो लेबर लॉ के लिए एक आप बनाए रिप्रेजेंटेशन आप बिल्कुल दे, मैं संबंधित मंत्री से बात करूंगा। लेबर को नहीं किसके पास में इनके पास कीर्ति भाई ने बात कही कि प्राइमरी फूड के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, कि सिद्धांत रूप से बिल्कुल ठीक बात है और जीएसटी लाने से पहले इसके अंदर ये वादा किया गया, लेकिन उसके बाद जीएसटी के साथ जितना बलात्कार हुआ या आप हमारी आंखों के सामने हुआ है। हम सब लेबर में महाराष्ट्र में भी अलग-अलग काम है, महाराष्ट्र में पूरे स्टेट को अधिकार मिले। निर्मला सामंत जी ने, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो हम सबके मिलकर के चलेगा। अगर हमारे में ही मतभेद होंगे तो फिर हम तो प्रशासन तो चाहता ही है कि इनके बीच में मतभेद हो। तो समाज के बड़े हित में कल हमारे बाद जो जनरेशन आए वो ये कहे कि कुछ लोग थे जो लोग इस मार्केट को ऐसा बना करके चले और इसको देख करके आज पूरे देश भर के अंदर ऐसी मार्केट चली। और ये स्मार्ट सिटी का भी ये प्रोजेक्ट है, मुझे नहीं पता वाशी को भी स्मार्ट सिटी में लिया है नहीं लिया, अगर है तो फिर तो ये स्मार्ट सिटी के अंदर असल क्या बोल रहे हैं। तो मुझे ये कहना है, तो आपने जितनी बात कही थी उतनी पहले बात आपने जो बात बताया कि एमएसएमई में आपको भी इंक्लूड करना है, लेकिन फिलहाल आप इंक्लूड हुए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, यानी कि जो बैंक लोन देता है, अगर बैंक किसी को 8% लोन दे रहा तो आपको देगा वो 6.5%, लेकिन उसके लिए आपको उद्यम आधार बढ़ना। तो मैं चाहूंगा जिस दिन भी भारतीय मार्केट के लिए आए, लेकिन ये तो आप उद्यम आधार
आपने मेरे से भरवाई हो नहीं, उसमें तो कोई पैसे लगने वाले हैं नहीं। अब अंतिम बात आप मेरी सुन लें। व्यापार में आगे चल करके एक टूल है जो बहुत बड़ा मजबूत टूल है, जिसके पैसे नहीं लगते, वो है आज हम में से कितने लोग फेसबुक है? हम कितने लोग फेसबुक देखते हैं? सभी देखते हैं फेसबुक। हम फेसबुक क्या देखते हैं? विद्या बालन कैसी लग रही है, वो फलानी की बीवी कैसी लग रही है, वो प्रोडक्ट कैसे। क्या कभी हमने ये कोशिश करी कि फेसबुक पर मेरा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है मैं ये देखूं? ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आज पूरे देश में कम से कम 5 लाख लोगों को तो हमने प्रशिक्षित किया है पूरे कोरोना के साल में, कोरोना के पीरियड। आपको आता तो मेरी बात मुझे लगता है कि कॉफी पहले मैं ही आप सबकी उपस्थिति में मैं एक बात, मैं आज आपसे एक मांग इस मंडी की बेहतरी के जितने भी यहाँ पर ग्रुप है, खास तौर पर एक ग्रुप रोमा का है, ग्रुप जिसको की आप लीड करते हो, वो ग्रुप है, किसी भी कोई अगर ग्रुप है, आज आप यहाँ पर कसम खाओगे आज इस काम के लिए आप जरूरत है। और मंडी के लिए एक आप प्रस्ताव बनाइए। देखो मैंने ये भी कहा था कि अगर ये मंडी बन जाएगी तो मैं इस मंडी को देख करके मॉडल बनाऊंगा। मैंने कहा था इस मंडी को मैं देख करके मॉडल बनाऊंगा, और ऐसी मंडी, इसलिए पहली मंडी जो बनेगी वो बढ़िया बनेगी, सरकार बनाएगी। हरदीपपुरी मंत्री भी है, हरदीपपुरी मेरे अजीज भी है, मेरे मित्र भी है, और मैं जायज नाजायज अपना आज की इस महत्वपूर्ण मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हम सबके श्रीमान, हमारे सर के ताज, परम सम्माननीय, आदर और सम्मान के योग्य श्रीमान शरद भाई मारू, मंच पर विराजमान आप सभी विशिष्टगण और इस सभागार में विराजमान आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और आपको नमस्कार। मित्रों, ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देश में व्यापारियों के लिए वास्तव में सच्चा काम करने वाले जो पुरोधा है, अब पूरे देश में गिने चुने पुरोधा रहे और शरद भाई उनमें से एक है। दक्षिण भारत में विक्रम राजा है, पश्चिम भारत में शरद भाई है, नॉर्थ मेरे साथ क्यों मैं मुझसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को कोई अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करता। मैं सबसे ज्यादा करता हूँ, उसके बाद भी मेरी मुसीबत में मंच पर आता हूँ तो माइक पर, होटल के कमरे में जाता हूँ तो एसी काम करता हूँ। ये अजीब विडंबना है, लेकिन अभी समय के साथ चलता है। तो ऐसे कुछ मैं आपको बता सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कुछ 10-12 लोग ही अब ऐसे हैं जिन्होंने व्यापार को अपने जीवन के साथ में जिया, और शरद भाई मारू उसमें से एक। आज शरद भाई के लिए किसी भी पद का होना उनके व्यक्तित्व से कहीं बहुत छूटा। इतने लंबे उम्रों के बाद, और मैं तो 1998-99 से शरद भाई को देख रहा हूँ। शरद भाई अपने आप में एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो आज शरद भाई के सानिध्य में हम कैट में काम करेंगे, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। शरद भाई, मैं आपका आभार मानता हूँ। आपने कहा कि आपकी आयु ये वो आप बचने की कोशिश करते हो, हम भी पक्के व्यापारी हैं, ग्राहक को छोड़ते नहीं। TMC न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।